दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी केस फाइल के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप कभी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इतने बेरहम इंसान भी हो सकते हैं जो इंसानियत की हदें पार करने में जरा भी नहीं सोचते हैं। क्यों एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली? क्यों पुलिस घर का दरवाजा खोलते ही सन्न रह गए? पुलिस को तलाशी लेते वक्त ऐसा क्या मिला जिसने इस पूरे केस को सुलझा दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड में मौजूद सर्रे के एक घर से, जहां पर एक हंसती खेलती पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी जिसमें इरफान शरीफ परिवार का मुखिया था और उसकी उम्र करीब 43 साल थी। वहीं इरफान शरीफ के साथ इस घर में उसकी दूसरी बीवी बेनाश बतूल भी रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। इन दोनों के अलावा इरफान शरीफ का एक छोटा भाई जिसका नाम फैजल मलिक है, वो भी इन्हीं के साथ रहता था। इस परिवार में सारा नाम की एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसके साथ उसके 5 भाई बहन और थे। यानी इस पूरी फैमिली में करीब 8 लोग थे जिनकी वजह से ये घर हमेशा गुलजार रहता था और सब मिलजुल कर 3 बेडरूम वाले इस घर में हंसी खुशी रह रहे थे। आपको बता दें, इरफान शरीफ साल 2001 में पाकिस्तान से ब्रिटेन आ गया था और यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात पोलैंड की एक लड़की से होती है जिसका नाम था ओल्गा। ओल्गा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसे पहली ही नजर में इरफान से प्यार हो गया था। दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और साल 2009 में इरफान शरीफ ने ओल्गा से शादी कर ली। शादी के कुछ साल के बाद इनके घर में एक बेटे ने और 11 जनवरी साल 2013 को एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम इन दोनों ने बड़े ही प्यार से सारा रखा और इस तरह ये परिवार पूरा हो गया। पर जल्द ही इरफान शरीफ और ओल्गा के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए जिनसे तंग आकर साल 2015 में इरफान और ओल्गा ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। हालांकि जब ये दोनों अलग हुए तब उस वक्त दोनों बच्चे ओल्गा के पास थे, लेकिन बाद में इरफान शरीफ ने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली और कोर्ट ने सारा और उसके भाई को उनके पिता को सौंप दिया। जिसके बाद ओल्गा वापस अपने घर यानी पोलैंड चली गई। पर कुछ वक्त गुजरने के बाद इरफान दूसरी शादी कर लेता है और इस बार उसने एक पाकिस्तानी मूल की महिला से शादी रचाई जिसका नाम था बेनाश बतूल। इन दोनों के करीब 4 बच्चे हुए जबकि सारा और उसका भाई इस घर में पहले से ही मौजूद थे और ये पूरा परिवार इंग्लैंड के सरे में रहने लगा था। बता दें कि इरफान का भाई फैजल भी अपने बड़े भाई की तरह ही टैक्सी चलाता था। एक तरफ जहां इन तीनों की जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी तो वहीं सारा की जिंदगी में सौतेली मां आने के बाद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। बेनाश के घर में आने की वजह से पूरे घर का माहौल एकदम बदल गया था। जब तक उसके अपने बच्चे नहीं थे तब तक उसने सारा और उसके भाई को माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जब उसके अपने बच्चों ने इस दुनिया में जन्म लिया तो बेनाश ने सारा और उसके भाई की तरफ से मुंह फेर लिया और सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रखने लगी। हालांकि कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर सौतेली माँ अपने सभी बच्चों को एक समान ही प्यार देती है, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं था। बल्कि यहाँ तो जैसे जैसे सारा बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उसके ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। आए दिन बेनाश उसके खिलाफ अपने पति के कान भरती रहती थी और इरफान बिना सारा से कुछ पूछे ही उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता था। इतना ही नहीं, साल 2023 में तो एक बार फिर इरफान ने बेनाश के कहने पर सारा को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके पूरे चेहरे और जिस्म पर चोटों के निशान उभर आए थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। यही वजह थी कि सारा जब स्कूल जाती थी तब कई लोग उससे इन चोटों की वजह पूछते थे पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। यही नहीं, उसने अपनी चोटों को छुपाने के लिए स्कूल में हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन इरफान और बेनाश को हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं सारा किसी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। इसलिए उन्होंने सारा का नाम स्कूल से ये कहकर कटवा दिया कि वो घर पर रहकर ही स्टडी कर लेगी ताकि उनका राज ना खुल जाए। सारा को म्यूजिक का, गाने का और लोगों से बातचीत करने का, नए दोस्त बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, पर ये सब चीजें उसकी माँ को पसंद नहीं थी जिस वजह से वो सारा को बार बार टॉर्चर किया करती थी, यहाँ तक कि वो उससे घर का सारा काम भी करवाती थी। आपको बता दें, इस बात का खुलासा खुद उनके पड़ोसियों ने किया था कि बेनाश सारा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और जब कभी वो कोई छोटी मोटी गलती कर दिया करती थी तब वो इरफान के पास फोन करके उसे आने के लिए कहती थी ताकि वो सारा को सजा दे सके। उसे रोजाना पीटा जाता था और कभी कभी तो टेप से बांधकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया जाता था। यही नहीं, इरफान ने तो एक बार सारा को पूरी रात उठक बैठक करने के लिए भी मजबूर किया था क्योंकि उसने उसकी चाबियां छुपा दी थीं। काफी टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा
और फिर आया 8 अगस्त साल 2023। आम दिनों की तरह इस दिन भी सारा को उसके माता पिता ने ऐसे ही पीटा, लेकिन इस बार 10 साल की ये छोटी सी मासूम बच्ची उनकी यातनाएं झेल नहीं पाई और 8 अगस्त को ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर करीब 71 से ज्यादा चोटों के निशान मौजूद थे। ये देखकर अपना गुनाह छुपाने के लिए 9 अगस्त को फैसल मलिक, उरफान शरीफ और बेनाश तीनों अपने बाकी बच्चों को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद भाग गए। लेकिन 10 अगस्त को अचानक सुबह के वक्त उरफान शरीफ ने पाकिस्तान से सर्रे पुलिस को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं और मेरा नाम उरफान शरीफ है और मेरी उम्र है 43 साल। इसके बाद वो पुलिस से कहता है कि सरे के एक इलाके वॉकिंग में उसका 3 बेडरूम का घर है, जहां फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम मौजूद है और उस रूम के अंदर एक बच्ची की लाश बेड पर पड़ी हुई है जो कि मेरी बेटी है और मैंने ही उसे मारा है। इस दौरान उरफान फोन पर लगातार रोता रहता है और पुलिस से कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। साथ ही उरफान ये भी कहता है कि अब मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता हूँ। करीब 8.5 मिनट तक पूरी कहानी सुनाने के बाद वो फोन कट कर देता है। उसके बाद पुलिस की एक टीम उसके बताए हुए घर में पहुंचती है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। धीरे धीरे पुलिस फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ती है और वहां मौजूद रूम का जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेड पर चादर और तकिए वगैरह सब अपनी जगह सलीके से लगे हुए थे, लेकिन जब एक पुलिस अफसर उस चादर को हटाता है तो उन्हें सारा की लाश मिलती है जिसके जिस्म पर अनगिनत जख्मों के निशान थे। ये देखने के बाद फौरन पुलिस की टीम इस उम्मीद में सारा की डेड बॉडी को उठाती है कि शायद उसकी सांसें चल रही हों और उसे हॉस्पिटल भेज देती है। इसके बाद कुछ पुलिस अफसर यहीं रुककर पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं और तलाशी के दौरान उन्हें उसी बेड पर तकिए के नीचे 3 पन्नों का एक नोट मिलता है जिस पर इंग्लिश में लिखा हुआ था लव यू सारा। इसके बाद दूसरे पन्ने पर लिखा था कि जिसे भी ये नोट मिले मैं उसे बता दूं कि मेरा नाम उरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का खून किया है, उसे मारा है और अब मैं इस वजह से यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही अपनी सजा भुगतने के लिए खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। इसके बाद उरफान ने तीसरे पन्ने पर लिखा था कि वो ऊपर वाले की कसम खाकर कहता है कि उसका सारा को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। साथ ही उरफान ये भी रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी एक मुस्लिम है और वो चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हो और वो अपनी बेटी का पोस्टमार्टम पूरा होने से पहले ही आ जाएगा। इस नोट को पढ़ने के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि सारा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में है। इसलिए सरे पुलिस अब उरफान, उसकी पत्नी और चाचा फैसल को गिरफ्तार करने की कोशिश में लग जाती है ताकि सारा के कातिलों को अदालत के सामने पेश किया जा सके। इस दौरान सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट के आते ही मीडिया से लेकर पूरे ब्रिटेन में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सारा के पूरे जिस्म पर करीब 71 इंजरीज मार्क्स थे और उससे भी दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इन 71 मार्क्स के अलावा 25 जगहों पर उसकी बॉडी में फ्रैक्चर था, यानी उसकी बॉडी की करीब 25 हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। यहाँ तक कि उसके जिस्म को घर में यूज होने वाली आयरन प्रेस से जलाया गया था। वहीं हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब उसके शरीर पर अनगिनत जगहों पर दांतों से काटने के निशान मिले। अब आप खुद ही सोचिए, कितनी सारी यातनाओं को झेलने के बाद एक 10 साल की बच्ची कैसे जिंदा रह सकती थी। उसके शरीर पर जितने भी जख्म थे वो सभी जानलेवा थे। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी मौत की असली वजह क्या थी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसने हर एक की आंखें नम कर दी थी और अब ब्रिटेन पुलिस किसी भी हालत में बस कातिलों को पकड़ना चाहती थी। करीब 1.5 महीने बाद उनकी ये मेहनत भी रंग लाई। दरअसल 13 सितंबर 2023 को उरफान, उसका भाई और उसकी पत्नी तीनों इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना हो रहे थे, जहां उरफान के माता पिता रहते हैं। पर दुबई के रास्ते सियालकोट से उड़ान भरने के बाद जैसे ही यूके के गेटविक एयरपोर्ट पर इनका प्लेन लैंड हुआ, सरे पुलिस को इनके आने की भनक मिल गई। इसलिए पुलिस प्लेन के लैंड होने से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए और पैसेंजर के उतरने से पहले ही प्लेन के अंदर दाखिल हो गए, जहां पुलिस को ये तीनों कातिल एक साथ बैठे हुए नजर आ गए। इसके बाद पुलिस उरफान के पास जाकर कहती है कि हम आप तीनों को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं क्योंकि आप पर अपनी बेटी को मारने का इल्जाम है। इतना कहकर पुलिस इन्हें अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और अपनी तरफ से एक चार्ज शीट दाखिल करती है
जिसमें 14 सितंबर 2003 को उरफान, बेनाश और फैजल पर जान लेने के साथ साथ एक बच्चे की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया जाता है और 15 सितंबर को गिल्डफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई से पहले इन्हें हिरासत में भेज दिया जाता है, जिसके बाद इस केस का ब्रिटेन की परंपरा के मुताबिक ट्रायल शुरू होता है, जिसमें आरोपियों से कई सवाल और जवाब किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं। इसी तरह इन तीनों से भी एक एक करके इनके गुनाह के बारे में पूछा जाता है। ये बाकी सारी बातें तो बता देते हैं, लेकिन जब इनसे अपनी ही बेटी को मारने का सवाल किया जाता है तो तीनों नो कमेंट्स कह देते हैं। इसके बाद 8 अक्टूबर को ज्यूरी के सामने इस केस की कार्रवाई शुरू होती है और 1 महीने तक ट्रायल चलता रहता है, पर उरफान एक बार भी इस बात को कबूल नहीं करता कि उसने अपनी बेटी को मारा है, जबकि उसने पहले खुद नोट में और फिर फोन पर इस बात का इल्जाम अपने सर लिया था कि उसी ने सारा की जान ली है, पर अब वो अपने बयान से बदल चुका था। लेकिन एक दिन अचानक नवंबर के महीने में वो ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है और सबके सामने इस बात का इजहार करता है कि उसी ने अपनी बेटी को मारा है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया था। वहीं पुलिस को भी घर से एक बैट और लोहे की रॉड मिली थी जिन पर खून के निशान मौजूद थे, यानी इन दोनों से भी सारा को पीटा गया था और हो सकता है कि इसी वजह से उसके शरीर में फ्रैक्चर हुए हों। इसके अलावा सारा के पूरे जिस्म पर अनगिनत दांतों से काटने के निशान भी थे, जिनके बारे में ज्यूरी ने जब उरफान से पूछा तब उसने कहा कि ना ही मैंने सारा को जलाया है और ना ही इसकी बॉडी को कभी दांतों से काटा है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसके बाद उरफान की पत्नी से भी यही सवाल किया जाता है, क्या सारा के शरीर पर मौजूद बाइट मार्क्स उसके थे? इस पर वो ना में जवाब देती है। ये देखकर अब ज्यूरी डीएनए और फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला करती है ताकि पता चल सके कि सारा की बॉडी पर मौजूद दांतों के निशान किसके हैं, पर उसके लिए दांतों का सैंपल लेना जरूरी था। इसलिए ज्यूरी बेनाश से कहती है कि क्या आप सैंपल दे सकती हैं, लेकिन वो इसके लिए भी मना कर देती है। ये देखकर अदालत समझ जाती है कि ये बाइट मार्क्स आखिर किसके हैं। आपको बता दें, सारा को उसकी सौतेली माँ ने पूरे जिस्म पर नोच नोच कर काटा था और ये बात अदालत भी कहीं ना कहीं समझ गई थी। इसी तरह कुछ वक्त तक ये मुकदमा यूं ही चलता रहा और आखिरकार 11 दिसंबर 2024 को उरफान और उसकी पत्नी को सारा की जान लेने का दोषी पाया गया। हालांकि फैजल मलिक का इसमें कोई हाथ नहीं था, पर उसे भी एक बच्चे की मौत का कारण बनने और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव होते देख चुप रहने का दोषी पाया गया। इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि इस बच्ची पर जो हैवानियत और जुल्म ढाए गए हैं, जिस तरीके से उसके शरीर को गरम गरम प्रेस से जलाया गया है, उसे इतनी बेदर्दी से पीटा गया है कि उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां, उंगलियों में चोटें और रीढ़ की हड्डी में 11 फ्रैक्चर, सिर पर एक घाव, दिमाग के अंदरूनी हिस्से में दर्दनाक चोट आ गई थी। इतना ही नहीं, सारा को गर्म पानी से भी जलाया गया था। लेकिन अदालत इस बात पर सबसे ज्यादा हैरान थी कि उसके साथ इतनी हैवानियत बरतने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था, जबकि माँ फिर भी सौतेली थी। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि ये काम इन तीनों के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात के बहुत सारे सबूत थे। जैसे सारा की माँ सौतेली थी और उसे सारा से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार था, इसलिए वो मासूम सारा पर जुल्म करती थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। यहाँ तक कि बेनाश ने उसका नाम भी स्कूल से कटवा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सारा के जख्मों को देखकर उसके स्कूल टीचर या फिर कोई क्लासमेट पुलिस में कंप्लेन ना करते। इसलिए उसने सारा को घर में ही रहने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बुरा बर्ताव करती रही। इन्हीं सब बातों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने 17 दिसंबर को उरफान शरीफ को सारा की जान लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई और ये भी कहा कि 40 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगी, यानी 40 साल तक उसे जेल के अंदर ही रहना होगा और वो बाहर नहीं आ सकता है। वहीं अदालत ने बेनाश बैतूल को करीब 33 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी ये भी 33 साल से पहले पैरोल पर बाहर नहीं आ सकती थी। इसके बाद तीसरा बचा फैजल मलिक, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि सारा की जान लेने में फैसल का कोई हाथ नहीं है और न ही इसके खिलाफ कोई सबूत है, पर इसके सामने सब कुछ होता रहा। एक मासूम सी बच्ची पर जुल्म ढाए जाते रहे, यहाँ तक कि उसके जख्मों के निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी फैजल ने कोई कदम नहीं उठाया और न ही उसने कभी अपने भाई और भाभी को सारा को मारने से रोका और न ही पुलिस या कानून को इस बात की जानकारी थी। इसलिए इस जुर्म में ये भी बराबर शरीक है, जिसके बाद फैजल को 16 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों को क्या सजा आपके हिसाब से मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और अगर आप केस फाइल सुनने के संग संग म्यूजिक को सुनना भी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल जीसी म्यूजिक को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि वहां भी आपको आपकी पसंद के गाने सुनने को मिलते रहें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।